जिस पार्टी के लीडर का पैसा, उसकी जायदाद, उसकी बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। मैं भी अमेरिका को कहता कि ठीक है जी, पाकिस्तान में ड्रोन अटैक करो, मैं मुजम्मत करता रहूंगा और आप पाकिस्तानियों को मारते जाओ, जो हमारे लीडर्स कह चुके हैं। ये इसलिए मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। याद रखो वोट चोरों, अगर तुमने कश्मीर का इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का शेर का जीता हुआ इलेक्शन तुमने चोरी किया, तो याद रखो कश्मीरी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये 2018 नहीं है जिसमें तुमने आरटीएस का बटन दबाकर मशीनें बंद करके तुमने इलेक्शन चोरी कर लिया था और मुस्लिम लीग नून चुप करके ये फैसला मान लिया था। अब ये वो मुस्लिम लीग नून नहीं रही, अब ये वो डस्का वाली मुस्लिम लीग नून है जिसने धुंध में से भी वोट चोरों को ढूंढ कर अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आज सुबह पहले मरियम नवाज़, आसफा भुट्टो और उसके बाद अब इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर गए और वहाँ पर उनकी तकारीर आप लोगों ने सुनी। बड़ा क्लियरली इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ है और आसफा ने आज बड़ी एक अच्छी बात की। उसने कहा कि मेरा आप लोगों के साथ ये तीसरी नस्ल का ताल्लुक़ है और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। और उन्होंने तायीद की उस सारी चीज़ की जो अर्लियर बिलावल भुट्टो भी कहते रहे। सवाल आज ये है कि कश्मीर का इलेक्शन ज़ातियात पर आ गया है। कश्मीर में परफॉर्मेंस की बात कम हो रही है, ज़ातियात पर हमले ज़्यादा हो रहे हैं। गद्दार कहा जा रहा है, किसी को कश्मीर फरोश कहा जा रहा है। सो क्या ये ही तरीक़ेकार रहेगा पाकिस्तान का और आइंदा आने वाले इलेक्शंस का, क्या इसी नहज पर होंगे? बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करती हैं। मेरे साथ हैं सेनेटर बहरामन तंगी, वंस अगेन ए सीनियर नेम इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मेरे साथ हैं जमशेद इकबाल चीमा, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के। बहुत शुक्रिया जी। शाइस्ता जी, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। आज मरियम नवाज़ ने दोबारा एज़ यूजुअल उन्होंने बड़ी दबंग स्पीच की और बड़े हेड्स ऑन इमरान खान साहब को लिया। पूरी जो उन्होंने तकारीर कर रही होती हैं उसके अंदर 90% जो है फोकस दैट इज़ इमरान खान और इमरान खान की बैड परफॉर्मेंस। क्यों, मतलब आप लोग अपनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बताते और खान साहब की खामियां या उनकी नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर क्यों इतना फोकस है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मंसूर फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, आप सबसे पहले तो आज जो कश्मीर में हालात हैं, मकबूजा कश्मीर में, उसको कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? और देखें, ये हमारे खदशात ही नहीं, हमें पूरा ये खुदा ना खास्ता नहीं है कि हम न्याजी साहब की हुब्बुल वतनी पे उनको गद्दारी का जैसे वो लेबल लगाते हैं वो लगाएं। हम ये कहते हैं कि उनकी नाअहली, नालायकी और मिसमैनेजमेंट की वजह से हम उस कश्मीर को, जो हम सारी उम्र में बचपन से सुनती आई थी कि कश्मीर हमारा टूट अंग है, कश्मीर हमारी शेरग है, आज हमने उसको खो दिया। आपको याद होगा मंसूर, जब ये यूएन से आए थे तो कितने फातेह अंदाज में आए थे कि जैसे बड़ी जबरदस्त हमने काम कर लिया और हमने कश्मीर फतह कर लिया है। लेकिन और सारी पार्टी भी उनको लेने गई थी और वो इतने खुश थे कि पता नहीं जी ट्रम्प साहब ने उनसे सालिसी का कह दिया और हमने कश्मीर आजाद करा लिया है। लेकिन आपने देखा उसके बाद फिर हम सिर्फ कुछ मिनट, हर हफ्ते आधा घंटा या पता नहीं 15 मिनट खामोश होने का सोचा और उसके बाद हम मुकम्मल हमने खामोशी इख्तियार कर ली। और आज तक हम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी वहां जो हो रही हैं उनको नहीं रुकवा सके। तो हमें ये खदशा है और हम इसका ब्लेम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो हुब्बुल वतन है या वो गद्दार है, ना ना ना, हम किसी के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नहीं बांट रहे। लेकिन उनकी नालायकी और नाअहली की वजह से आज हम कश्मीर का केस हार चुके हैं।
हम कश्मीर उस मोदी की झोली में डाल चुके हैं जिसके जीतने की हम दुआएं मांगते रहे, जिसके लिए हम कहते रहे कि वो हमारा फोन भी नहीं उठाता। तो देखें, हम आज जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस नालायक और नाअहल हुकूमत से जितनी जल्दी फारिग हो सको, जिसने मुल्क को गुर्बत के, बेरोजगारी के और महंगाई के अंधेरों में धकेल दिया, ठीक है, वो किस मुंह से कश्मीर आजाद कश्मीर में जाके वोट मांगेगा? ठीक, वो क्या अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा और क्या अपनी परफॉर्मेंस बताएगा? शाइस्ता जी पॉइंट आ गया आपका जी। ठीक, ये सब्ज बाग जो वो आज भी दिखा रहे हैं, वो सब्ज बाग अगर ना दिखाएं और अपनी जो मरियम बीबी ने कहा था ना कि अपना 3 साल का अमालनामा अपने साथ लेकर जाते, हाँ तो बहुत अच्छा होता। ठीक हो गया। अच्छा बेहरमन भाई आपकी तरफ आता हूं। आज आसफा ऑब्वियसली इन एब्सेंस ऑफ बिलावल शी इज लीडिंग इट, और कितनी ऑप्टिमिस्टिक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मैं बात करूं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि जो अपेरेंटली चीज़ें लग रही हैं उसके अंदर मुस्लिम लीग नून भी बहुत क्लेम कर रही है, आप लोग भी बहुत क्लेम कर रहे हैं, और आज इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब भी बिल्कुल क्लेम कर रहे थे। सो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड सिचुएशन को आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, ये तो हर तमाम पार्टीज की लीडरशिप की एक प्रोफेशनल और मॉरल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपनी पार्टी को लीड करे और वहाँ कैंपेन करे और वहाँ पर अपने वर्कर्स को, आवाम को मोबिलाइज करे। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, तो वो उसको भी हक है, मरियम बीबी को भी हक है कि वो जलसे करे, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी हक है कि वो जलसे करे और आवाम को बताएं जो नालायक सेलेक्टेड कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है उनके करतूत जो कश्मीर के साथ या पाकिस्तान में जो कुछ किया। लेकिन मैं मंसूर भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर के जो मिनिस्टर्स है फेडरल जी, वो वहाँ जाके उसने क्या मैसेज दिया दुनिया को, उसने कश्मीरी आवाम को क्या मैसेज दिया, उसने दुनिया को क्या मैसेज दिया कि एक हुकूमत के फेडरल मिनिस्टर वो कुल आम पैसे दे रहे हैं और वोट खरीद रहे हैं। ठीक है, वो पैसों पे वोट खरीदते हैं। फिर वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर को, जिसने पाकिस्तान को 1973 कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जिस आइन के तहत इस बदबख्त फेडरल मिनिस्टर ने ओथ लिया था, उसको गद्दार कहा। और फिर ऐसे उम्मत मुस्लिमा की लीडर को जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसको एटमी ताकत बनाया, उसको आइन दिया, इंडिया से हारी हुई जंग को उसने ग्राउंड पर आपके उस जमीन, आपके ओपोजी को वापस बुलाया, उस बदबख्त फेडरल मिनिस्टर ने उसको गद्दार कहा। तो ये मैं समझता हूं कि आपने कहा कि अभी इंट्रो में आपने कहा कि करदगी क्यों नहीं बयान नहीं करें या अपने बारे में क्यों नहीं बताते हैं, तो हम मजबूर हैं कि सेलेक्टेड और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर के ये ना सियासी नाबालिग और बदजुबान मिनिस्टर के बारे में हम बताएं और कौम को बात करें कि जो लोग पैसों के बलबूते वोट खरीदते हैं और फिर वो ऐसे जुबान इस्तेमाल करते हैं कि सियासत के आदाब को खत्म किया, तो हम हक बजानिब है कि हम उन लोगों पे बात करें। मैं अभी आता हूं इलेक्शन जीतने पर, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जिस प्राइम मिनिस्टर ने, उसकी हुकूमत में महंगाई बढ़ गई, वहां पर बेरोजगारी बढ़ गई, वहां पर गुर्बत की लकीर से करोड़ों लोग नीचे आ गए, उसने जो कमिटमेंट किया था मैनिफेस्टो में उसको आज तक पूरा नहीं किया, कश्मीर का सौदा किया, कश्मीर को बेच दिया, पूरी दुनिया में और हमसाई ममालिक में पाकिस्तान तनहा रह गया, उसकी इकोनॉमी की और एक तबाही की दहानी पहुंच गया। फिर एक प्राइम मिनिस्टर खड़े हो के कह रहे कि मैं मईशत को समझता नहीं हूं, मुझे पता नहीं कि मईशत है क्या चीज, मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास तैयारी नहीं है। फिर उसको किसने हक दिया कि वो कश्मीरियों के सामने खड़े होके ये कहे कि मुझे वोट दे दे? वो कश्मीरी आवाम देखती है उसकी पाकिस्तान में हुकूमत। ठीक हो गया बेहरमन भाई, आपका पॉइंट आ गया जी। मुझे अब जरा जमशेद चीमा साहब के पास जाने दीजिएगा। बड़ी लंबी एक चार्जशीट शाइस्ता जी ने और आपने दी है। चीमा साहब आपकी तरफ में आता हूं। जरा आज जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली कही कि अगर मेरा तो सब कुछ, मेरा मतलब स्टेक जो है वो पाकिस्तान है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है,
और अगर मेरा जीना मरना या मेरी प्रॉपर्टी या पैसे, जो ऑब्वियसली वो टॉन्ट कर रहे थे टू नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली ज़रदारी, अगर बाहर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट कभी भी ना कह पाता अमेरिका को। क्या कहेंगे? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखें, मैं बिल्कुल ही चाह रहा था कोई नेगेटिव लफ्ज़ या कोई सख्त लफ्ज़ बोलूं, लेकिन मेरी बहन शाइस्ता परवेज़ ने भी और फिर अपना बहरामंद तंगी साहब ने भी जिस तरह बात की, थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। देखें, इसमें जो अभी बात की है, मतलब उन्होंने गद्दार नहीं कहा, बड़ी मेहरबानी की है उन्होंने, लेकिन मैं ये मेहरबानी नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ इस मुल्क के आइन के खिलाफ जो बंदा इस मुल्क का पैसा चोरी करके ले जाए, जो गरीबों के पैसे लूट के बाहर ले जाए, 25 अरब, 30 अरब, 50 अरब, 200 अरब, 2000 अरब, मैं उसे बाकायदा सोच समझ के गद्दार कहूँगा। मैं उसे सोच समझ के जिम्मेदारी से हल्फन कहूँगा कि वो गद्दार है इस मुल्क का। इस मुल्क के गरीबों के पैसे लूट के ले गया, उसके बच्चे लूट के ले गए, बच्चे उसके बाहर रहते हैं, बेटी उसकी यहाँ बैठ के झूठ बोलती है, उसे सजा हुई है, वो मर्दों की तरह बढ़के लगाती है और इल्जामात लगाती है, और फिर ऐसा झूठ कि जिसमें बार बार उन्हें आपका लिंक के जो ट्वीट है वो डिलीट करना पड़ता है, तस्वीरें डिलीट करनी पड़ती हैं, नए नए झूठ करने पड़ते हैं। इस मुल्क में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 1 रुपए की भी, न लंदन में न यहाँ पे। तो ये किस किस्म के लोग हैं? मतलब इतने गैर जिम्मेदार लोग। फिर आज जिस बात की पीपल जो वोट चोरी करने की बात कर रहे हैं बहरामंद साहब, ये मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी के कितने वोट हैं? ये पिछली बार कितने एमपी थे कि जिसकी बुनियाद पे ये बने सेनेटर? भाई इनके वोट थोड़े थे, ये सेनेटर से दुगने बन गए। ये तो वोट चोरी करके बने, ये वोट खरीद के बने। ये मतलब बहरामंद सेनेटर बहरामंद खुद वोट खरीद कर बना कि सेनेट के वोट तो गिने हुए होते हैं, एमपी गिने हुए होते हैं। जितने आपके एमपी थे उससे दुगने आप बन गए, सेनेटर बन गए। किस बात पे बने? तो इस बात पे और अभी इस पे हंस रहे हैं। भाई आपको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पे कि आपके एमपी है और डबल आपके सेनेटर। आप हैं कौन? अच्छा, आप इस मुल्क के वोट चोर हैं। अच्छा, आप पहले पैसे लूटते हैं, फिर वो पैसे किसी को दे के आप खरीद लेते हैं। भाई इसे माफिया कहते हैं। एक्चुअल माफिया आप हैं, एक्चुअल गद्दार आप हैं। और आपके चीमा साहब, गद्दार तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है चीमा साहब। मैं गद्दार कह रहा हूं ना। नहीं चीमा साहब, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए, आदमी है वो, कभी घर के सरबराह ने कभी मुर्ग लूटा है, कभी घर के सरबराह ने अपनी दुकान में चोरी की है। चीमा साहब, आपकी बात सुने। चीमा साहब, मेरी बात तो सुने ना। चोरी करे, उसका छोटा भाई चोरी करे, उसके बेटे 25 अरब रुपया उसके अकाउंट से निकले, वो माने ना। अच्छा, जब ये चीमा साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक सेकंड मेरी बात सुने। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं की बात है बिल्कुल, मैं आप मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। देखें, जो गद्दारों की बात कितनी देर सुनो। देखें, मैं आपको ये पैसे चोरी करने वाले, जब ये चीमा साहब बात तो सुन ले, 1 मिनट मेरी बात तो सुने। बातें करते हैं जमशेद चीमा साहब, बात करें, मुंह छुपा के थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात करके निकल जाया करें। आप इतनी दिलेरी से बात करते हैं। ठीक, आपका पॉइंट ओके, आपका ये पॉइंट आया। मुझे जरा छोटे मोटे वारदाती हैं आप। अच्छा चले, जब चीमा साहब आप जरा आगे चलने दें, मुझे आगे चलने दें। देखिए, मैं इस चीज के ऊपर बड़ा कैटेगोरिकली मेरा व्यू पॉइंट है कि किसी को गद्दार या कश्मीर फरोश। चीमा साहब अर्ज ते सुन लो मेरी 1 सेकंड। चीमा साहब 1 सेकंड अर्ज ते सुन लो सर, मेरी अर्ज सुन लो तुसी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गद्दार, कश्मीर फरोश, ये चीजों के अलकाबात, इलेक्शन कैंपेन और ये चीजें का फैसला आप लोग नहीं कर सकते, इसका फैसला अदालत ने करना है। सो अगर हम लोग तकरीर सुनाई मुझे दो बंदों की, किस बात पे सुनाई आपने? आधा घंटा तकरीर की, वो यही कह रहे थे और क्या कह रहे थे? आप उनको, मैं भी रुक जाऊं। शाइस्ता परवेज मलिक साहबा ने कहा है, मैंने नहीं कहा। बीबी की इज्जत करूं भाई। अच्छा ठीक भाई, आप देखें, नवाज शरीफ नालायक आदमी किसी। अच्छा चले मुझे जरा इसका जवाब लेने दीजिए। वाले को नालायक कहते हैं, किस लिए कहते हैं? ओके, मुझे जरा इसका जवाब लेने दीजिएगा। जो रिएक्टर है ऑक्सफोर्ड का, वो नालायक है। अच्छा, बिलावल पढ़ा लिखा है, जरदारी से मैट्रिक पास नहीं है। चीमा साहब, मुझे जरा जवाब लेने दीजिएगा मुझे जरा शाइस्ता जी से और फिर बहरामंद तंगी साहब से। आपने पूरा जवाब दिया है, पूरी दोनों के सवालों का आपने 1 गो में जवाब दिया है। अच्छा जी, शाइस्ता जी पहले आप जवाब दे दें, फिर बहरामंद भाई जवाब देंगे। जी जी, पहले जी शाइस्ता जी को जवाब देने दे बहरामंद भाई, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी बात सुने, मैं अपनी भाई की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। ये सिर्फ चीखते चिल्लाते रहेंगे और मुल्क तबाह हो चुका है मुआशी तौर पे, खारजा पॉलिसी के फील्ड में, अंदरूनी बैरूनी, कहीं पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। इनको ये एहसास ही नहीं है
कि इनका ये बयानिया चोर 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 का पिट चुका है। इनको कोर्ट्स ने क्या कहा है, इनको अब इनका अपना प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हम नैब के कवानीन में चेंज लाएंगे जी, क्योंकि ये वही नैब है जिसकी तारीफें करते वो थकते नहीं थे। ये वही नैब है आज इनको, जो हम जब कहते थे ऑपोजिशन या कोई, तो इनको एनआरओ लगता था। आज जब वो आग इनके अपने दामन तक पहुंची है, चीनी चोर, आटा चोर, दवाइयां चोर, पोलियो के वो जो हुए थे अता बाबर साहब, उनकी रिपोर्ट नहीं आई, नदीम बाबर पेट्रोल की, रिंग रोड स्कैंडल, और मैं कहती हूँ आज पीएमसी का स्कैंडल, ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, उसका स्कैंडल आप उठाएं, और करप्शन 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 कहते पैसा नहीं बनाया इमरान ने, लेकिन पैसा बनवाया है, इतना बनवाया है, इतना नवाजा है अपने एटीएम को, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, उनके खर्चे कोई उठाने वाला है। तो आज मेरा भाई आसमान सर पे उठा ले, अरशद मलिक की जो वीडियो है वो भी सामने है कि फैसले किस तरह इस मुल्क में हुए और क्या हुआ है, और कोर्ट्स आजकल क्या कह रही हैं। ये जो मर्जी कहते रहें, इनसे पूछे अपनी जो कारकर्दगी है इन 3 सालों की, वो बताओ तुमने पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए। पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से, जैसे अभी तंगी साहब ने कहा कि करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, लोग इलाज को तरस रहे। 500% दवाइयां महंगी हुई हैं। 53% इन्फ्लेशन अभी बढ़ी है बजट के बाद। पेट्रोल, ये वही लोग है ना, जब 1 रुपया बढ़ा था तो असद उमर साहब असेंबली में खड़े होके कहते थे हम आएंगे तो 50 रुपए का पेट्रोल होगा, ये हुकूमत करप्ट है। आज इनसे पूछें कौन करप्ट है, इनका बाल बाल भीगा हुआ है करप्शन में। ये चोर हैं, ये चोर कहते थे। शाइस्ता जी आप तो ना वो जुमले बोले जो वो बदलने की जरूरत क्यों पेश आ गई, नैब के लॉस को चेंज करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है, क्यों तड़प रहे हैं आप, ये उसकी वजह है। आप मेरा भाई अब जितना मर्जी शोर बचा ले, अब वक्त हिसाब आने वाला है, इनको हिसाब देना ठीक ठीक बताना पड़ेगा। अच्छा तंगी भाई मुझे जरा बताएं, अब जरा थोड़ी सी इस चीज को आगे लेकर चलते हैं, वो जातियात मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी ज्यादा शुरू हो जाएंगी। मुझे बताएं कि ये जो अब कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो रही हैं और इसमें जो ट्रेंड हम लोगों ने हमेशा से देखा है कश्मीर का है कि जिसकी वफाक के अंदर हुकूमत होती है कश्मीर में उसी की हुकूमत होती है। आप लोग किस बेस के ऊपर या प्रैक्टिकली हैविंग अ सिंध गवर्नमेंट आप लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं कश्मीर को? क्या आप लोगों को लगता है कि कश्मीर का इलेक्शन अगर आप लोग जीतें तो कश्मीर के लिए बेहतरी हो सकती है? देखिए मंसूर, मैं एक दफ़ा फिर अपनी इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान में जितनी पार्टीज हैं और इसी तरह वहाँ कश्मीर में वो पार्टी चला रहे, वो पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है और मुख्तलिफ पार्टीज़ है कि वो कैंपेन करें और वो अपने मंशूर और मैनिफेस्टो की बुनियाद पर समझते हैं कि चाहे वो उसकी पाकिस्तान में हुकूमत हो या ना हो, लेकिन वो अपनी मैनिफेस्टो की बेस पे बात करते हैं। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जो मैनिफेस्टो और मंशूर अवाम को दिखाया है उस पे हमेशा 80+ 90+ अमल किया है। ये 2008 की बात भी है कि हमने बहुत कम मेजॉरिटी से हुकूमत 5 साल की और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा लेजिस्लेशन पीपल्स पार्टी की थी, जिसमें 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्टोरेशन भी है, जिसमें 18 अमेंडमेंट भी है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में मौजूदगी भी है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा अपोजिशन और हुकूमत अपने मंशूर और मैनिफेस्टो पे करते हैं। लेकिन मंसूर में आपको ये जो पीटीआई क्या पता नहीं मैंने है या प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है, इसके इमरान ने तो कहा था कि मेरे काबीना में सिर्फ 15 लोग होंगे, लेकिन उनको जब शीशा हम दिखाते हैं तो उनको गुस्साते हैं। अभी मैं अपने इस भाई को शीशा दिखाता हूं कि आपने कभी अपने प्राइम मिनिस्टर से अपने मैनिफेस्टो के बारे में पूछा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर का मैनिफेस्टो तो ये था कि मेरे काबीने में 15 लोग होंगे, मैं गैस बिजली और डॉलर की कीमत कम करूंगा, मैं महंगाई खत्म करूंगा। और जिस हुकूमत में महंगाई हो, बिजली की कीमत बढ़ जाए, डॉलर की कीमत बढ़ जाए, तो आप समझ लें कि ये प्राइम मिनिस्टर करप्ट और चोर है। और ये इसलिए चोर है
कि ये मलम जब्बा का चोर, BRT का चोर, बिलियन सोनामेट्री का चोर, आटे का चोर, गंदम का चोर, चीनी का चोर, वैक्सीनेशन का चोर, मास्क का चोर। बहरमन भाई जातियात पे ना जाएं, जातियात पे ना जाएं। चले एक चीज को, ये जातियात नहीं है, ये आपके मौजूदा सिटिंग प्राइम मिनिस्टर माफिया का सरगना है और ये तमाम स्कैंडल्स में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ये एक तरफ और दूसरी तरफ इनके खिलाफ माफिया बैठे हैं। आप अगर करप्शन को जानते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर की करप्शन जो माफिया का सरगना है और जो मुख्तलिफ स्कैंडल्स में इन्वॉल्व है उनके बारे में बताएं कौम को। BRT हमारी हुकूमत में बनी है, बिलियन सोनामेट्री हमारी हुकूमत में है, मलम जबा हमारी हुकूमत में है, चीनी स्कैंडल हमारी हुकूमत में है, रिंग रोड स्कैंडल हमारी हुकूमत में है। ये बताएं कि आपके कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने, जिसने खुद कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर अपने मैनिफेस्टो पे अमल नहीं करते हैं वो कठपुतली होता है। जिसकी हुकूमत में महंगाई बढ़ जाती है वो समझ ली तो चोर होता है। मैंने नहीं कहा, ये सेलेक्टेड और कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। ये बात भूल गए आप लोग। आपके बहरमन भाई सालों में ठीक है। बहरमत भाई मुझे जरा एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ये थोड़ा एटमॉस्फेयर जो है ये काफी हीटेड डिस्कशन हो रही है। डिबेट जरूर होनी चाहिए लेकिन डिबेट एटलीस्ट हमें जातियात पे अगर हम ना भी जाएं और उसके बगैर लॉजिकल डिस्कशन करें। बहरमत भाई मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है जी, जरा मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक पे मेरी रिक्वेस्ट होगी तीनों हजरात से कि थोड़ा सा उस चीज को जरूर मलहूज़े खातिर रखें कि हम एक नेशनल चैनल पे बैठे हुए हैं और लाइव प्रोग्राम चल रहा है। लोग आप लोगों को देखते हैं और आपसे सीखते हैं। सो मतलब हम सारों को एटलीस्ट उस चीज को जरूर एडहेयर करना चाहिए। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी चीमा साहब आपकी तरफ में आता हूं। जरा थोड़ी सी हम कश्मीर पे अब बात करते हैं। पहले हमारा जो सेगमेंट था काफी हीटेड रहा। चीमा साहब परफॉर्मेंस और कश्मीर इलेक्शंस, परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कशन भी होनी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट भी होनी चाहिए। एक ट्रेंड हमने देखा है हमेशा से कश्मीर का कि जिसकी वफाक में हुकूमत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, और अब अगर आप हैं तो उन्हीं की हुकूमत बनती है बिकॉज ऑब्वियसली तमाम फाइनेंसेस इस्लामाबाद से ड्राइव होते हैं ऑन कश्मीर। जितनी भी कश्मीर के अंदर फाइनेंसेस जाने हैं वो रूट जो होंगे वो इस्लामाबाद से होंगे। इसके अलावा परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कश्मीर के अंदर हम लोग हुकूमत बनाएंगे? जी देखिए, पहली बात तो ये कि आप कह लें मुस्लिम लीग नून की अभी भी हुकूमत है वहाँ पे। जी रिसेंट जो हुकूमत गई है और अभी वहाँ पे आप कह लें कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, एक्चुअल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। True. उनको चाहिए कि जो 5 साल उन्होंने काम किया वो बताएं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पहले 5 साल रही है, वो अपनी वो बताए परफॉर्मेंस, और आज जो सिंध में परफॉर्मेंस उनकी वो बताएं कि हमारी सिंध में गवर्नमेंट है, हमने ये किया है। ठीक, हमारी गवर्नमेंट है, आप कह लें पाकिस्तान में गवर्नमेंट है और हमारी 2 या 3 सूबों में गवर्नमेंट है, हम वो बताएं। ये है तरीका बात करने का। ठीक, अगर आप बात करते हैं मतलब नलायक सिलेक्टेड ये वो वगैरह वगैरह, तो देखिए इस तरह बात करेंगे तो आप इतनी कमजोरियां, आप इतने आप कह लें एक्सपोज हैं, आपका माजी ऐसा है कि आप फिर मतलब उस तरह बात हो जाती है। ठीक, बदकिस्मती है। यहाँ बहरामंद तक ने जो बात की, जो शाइस्ता आपा ने की या मैं कर रहा हूँ, ये बदकिस्मती है। ये तरीका नहीं है बात करने का। बिल्कुल सही। लेकिन अगर मुझे कोई बंदा बात करे और फिर चला जाए, ये नहीं होगा। ये समझ लें और लिख लें। ये कोई आप पहले बात करें फिर मेरी बारी हो और मैं गूंगा बन के बैठते हूँ, मैं मतलब वहाँ पे गुड्डी खेलता रहूँ, ऐसा नहीं होता। सो लिहाजा हम लोगों को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। सियासतदान का एक इमेज है, बिल्कुल ऐसे लोग हैं, बिल्कुल हमने सोसाइटी को गाइड करना है, लीड करते हैं हमें सोसाइटी को। हम इस तरह बोले तरीका नहीं है। सो अब बात आ गई परफॉर्मेंस की, हम वहाँ क्या बताएंगे? पहली बात तो कि मैं समझ सच्ची बात है, इस बात से भी बदकिस्मती की बात है कि जिस बंदे की सूबे मरकज में हुकूमत हो उसी की कश्मीर में बने। इसका मतलब है कि वो आपका एक्सप्लॉइट करता है, वो फिर डील नहीं करता। इसका मतलब है जो माजी में इस तरह रहा है ये गलत रहा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इकाइयों को अपने अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ना चाहिए। आप कह लें जहाँ जिसकी हुकूमत है उसको उसके मैंडेट को आप एहतराम करें, उसके मैंडेट को माने, उसको सपोर्ट करें। ये तरीका है किसी फेडरेशन का। ये फेडरेशन का तरीका नहीं है कि आप इकाइयों को दबाएं मरकज में आप हैं तो। लिहाजा हमारा तो ऐसा कोई मूड नहीं है। हमारी जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे वो ये है कि एक पॉपुलर पार्टी है जो इस वक्त मेरी बहन और मेरा भाई माने या ना माने, ये फैक्ट है कि हम आप कह लें कि हंसे ना यार, मुनासिब अच्छा नहीं है। हम संजीदा बात करें। हम KPK में हैं, हम पंजाब में हैं, हम बलूचिस्तान में हैं, हम सिंध में हैं, हम चारों सूबों में हमने वोट लिए हुए हैं। ठीक है,
आपके लिए पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया, मुस्लिम लीग नून ऐसा नहीं कर सकी, अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकी। ये भी एक आपके लिए एक मरकज की पार्टी या फेडरेशन की पार्टी जो मुल्की लेवल पे है, ये कौम का सरमाया होती है। ठीक, अगर वो पार्टियां अपने अपने इलाकों में सुकड़ जाएं, वो ANP की तरह बन जाएं, वो पीपल्स पार्टी एक सिंध की पार्टी बन गई, या मुस्लिम लीग नून एक सिर्फ पंजाब की पार्टी या मर्कसेंट्री पंजाब की बन गई, ये बदकिस्मती की बात है, ये सक्सेस नहीं है। हाँ, सो मैं समझता हूँ कि अब हम जब हर जगह मौजूद हैं तो हमें कोई बंदा सिलेक्टेड कह दे और अपने आप को इलेक्टेड कह दे, ये बड़ी अजीब बात है कि आप क्या मतलब आपको कौन जानता है भाई सिंध में मेरी बहन के कितने वोट हैं? मतलब मुझे मरियम नवाज साहब बताएं ना कि सिंध में कितने वोट थे उनके KP में कितने वोट थे, क्या हुआ था। सो अब हमें आपने पूछा कि हम क्या बताएंगे सिंध अपना KP के लोगों को, कश्मीर में जाके क्या बताएंगे? कश्मीर में बताने को यह है कि पिछले 2 साल देखें, पिछले 2 साल में जो पिछला कोविड का साल था, दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी पॉजिटिव गई है। ठीक, हमारी इकोनॉमी गई -0.4%। इसका मतलब है कि दुनिया के 193 मुल्कों में हमारी परफॉर्मेंस पहले 6 या 7 मुल्कों में है। हमारी इकोनॉमी तकरीबन न्यूट्रल थी, दुनिया की इकोनॉमी गई को 8% नेगेटिव गई। जब दुनिया की इकोनॉमी GDP नेगेटिव गया है और हमारी न्यूट्रल गई है, तो हम 6ठे 7वें नंबर पे हमारी परफॉर्मेंस है। फिर यह है कि हमें एक ताना दिया जाता था इंडिया का 2 साल कोविड के देखें और हमारे देखें, हमने मतलब उनसे कहीं बेहतर परफॉर्म किया है। फिर कोरोना की मैनेजमेंट में देखें, हमने बेहतर परफॉर्म किया। फिर आप देखें कि यहाँ पे तबकात होते हैं कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में टेक्सटाइल, मेरी बहन की अपनी टेक्सटाइल मिल है, इन्हें पूछे कि क्या इस कई साल बाद 2011 के बाद $3.5 अरब की एक्सपोर्ट पहले साल बढ़ी है। 11 के बाद सिर्फ आके कह लें कि 21 में आके 10 साल बाद एक्सपोर्ट बढ़ी, कभी नहीं बढ़ी। यहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11% बढ़ गई। सो आप अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे, ठीक है? साल 22% आपकी सीमेंट की प्रोडक्शन बढ़ गई। भाई कहाँ जा रहा है वो यहाँ यूज हो रहा है ना। चीमा साहब मुझे आई गॉट योर पॉइंट, मोटरसाइकिलें पूरी नहीं आ रही, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक, मुझे आगे अब जाना, रूल एंड रॉ लेके आए, ठीक हो गया। अच्छा शाइस्ता जी, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, आप लोगों की वफाक में PTI से पहले आप लोगों की हुकूमत थी, और एज ऑफ टुडे जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। इंटरम सेटअप नहीं बनता कश्मीर के अंदर, एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत पे जाता है। सेल करने के लिए क्या है कश्मीरियों को, अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहूं? जी देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क्रेडिट में जाता है कि वो स्टेबिलिटी थी और आपकी प्रोग्रेस थी, ग्रोथ थी। भाई ने बड़ी मुझे फिगर्स की और मुझे इनकी कुछ पता नहीं है। मुझे ये पता है कि बेंचमार्क, मेरे नजदीक बेंचमार्क टू जज द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री के उसकी बहुत प्रोग्रेस हो रही है और दूध शहद की नहरें बह रही हैं, उसका है कि वहां का आम आदमी वहां का खुशहाल है कि नहीं है, वहां क्या पोजीशन है आम आदमी, क्या उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, क्या उसके सर पे छत है, क्या वो कैन दे मीट देयर बिल्स। तो मुझे तो इस किस्म की कोई बात नजर ही नहीं आ रही। हाँ, हमने तरक्की की है, बहुत अच्छी बात है, हमने लंगर खाने खोले हैं, उनकी जगह अगर कारखाने खुलते तो बहुत अच्छा था। हाँ, हमने छतें छीनी है तो हमने लोगों को पनाहगाहों में पहुंचा दिया है, हमने उनके छत पे एक पनाहगाह की छत दे दी है। इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में चली गई है मंसूर, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, अगर रोटी खाते हैं तो इलाज के लिए पैसे नहीं है, अगर इलाज करते हैं तो फीसें देने के लिए, बिल देने के लिए पैसे नहीं है। तो मेरे भाई जितनी मर्जी अपनी कहानी कर लें, जितना मर्जी कह लें कि मेरा टेक्सटाइल से ताल्लुक है और मैं बड़ा फ्लरिश करी, बिल्कुल सही होगा, लेकिन मेरे मुल्क का गरीब जिस दिन खुशहाल होगा, मेरे मुल्क का गरीब जिस वक्त 2 वक्त की रोटी खा सकेगा, मैं उस वक्त कहूंगी कि इमरान नियाजी साहब ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। अभी तो ऐसा कोई हालात नहीं है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, आसमान को छूती हुई महंगाई है। अगर आप मुझे इजाजत दें और अगर मैं आपको अपने टाइम की वीट का जो 2013 में हमें 60 रुपए मिली और हमने उसको 49 पे किया 2018 में, और आज गंदम का क्या रेट है मंसूर, आपके सामने आज घी, यूटिलिटीज, ये एक प्राइसेस इंक्रीज बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक। 1-1 किलो चीनी देते हैं। रमजान में माए बहने बुजुर्ग लंबी 5-5 मील की लंबी कतारों में जलील करके अंगूठों पे निशान लगा के 1 किलो चीनी मिलती है। इस मुल्क को ये खुशहाल कहते हैं, ये मुल्क की खुशहाली है।
कि यहाँ पे गरीब 2 वक्त की रोटी को तरस रहे, इसकी ये तारीफें कर रहे हैं। ठीक हो गया। मुतमईन होके कैसे रात को सोते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि मेरा भाई रात को मुतमईन होके। शाइस्ता जी आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा इस पॉइंट, ठीक है, मुझे जरा इस पॉइंट को आगे लेके जाने दे। बहरामंद भाई मुझे एक चीज बताएं, आपने बिल्कुल एक डिबेट, और मेरे ख्याल में ये एक पॉजिटिव डिबेट हो रही है, बिकॉज इससे एवेल्युएट जो व्यूअर है, जो देख रहा है आपके प्रोग्राम को, वो एवेल्युएट करने में, उसके लिए और डिसाइड करने में बड़ा फायदा होगा कि जी कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है। एक आम आदमी की जिंदगी जिसकी बात आप भी करते हैं, इमरान खान साहब भी करते हैं, नवाज शरीफ भी करते हैं, और आप तीनों भी कर रहे हैं। सो एक आम आदमी की जिंदगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहां पर हुकूमत आती है, किस तरह बेहतर हो सकती है? देखिए मंसूर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमेशा हुकूमत अपोजिशन से रहनुमाई लेते हैं, ओके, मीडिया से रहनुमाई लेते हैं। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमेशा हुकूमत वक्त अपोजिशन के स्टेटस को तस्लीम करते हैं, और इलेक्शन के दौरान जितनी तलखी हो जाती हैं तो फिर जिसकी हुकूमत आती है उस सब को छोड़ करके जाके पहले दिन अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिला के बैठ जाते हैं। इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर जमहूरी रिवायात में और पार्लिमानी रिवायात में उनको पता है कि मुझे अकेले इन तमाम मुश्किलात पे काबू पाना नामुमकिन है। और मेरी लीडर शहीद बीबी ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, और इसी तरह मियां साहब ने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्लियामान के अंदर अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेके तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे यकीन रखती है, और चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में जब हमारी हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी ने 2008 में गिलगित बल्तिस्तान को क्या स्टेटस दिया है, और इसी तरह कश्मीर में भी हमेशा पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के तावन से अपोजिशन को ऑन बोर्ड के आजाद कश्मीर के अवाम के लिए कुछ डिलीवर किया था। अभी मैं आता हूं, जो आप समझते हैं कि टॉक शो पे बैठ के कुछ बात करें, आज 3 साल हो गए हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर हम गरीब की बात करते हैं, अगर हम पार्लियामान की बात करते हैं, अगर हम गुड गवर्नेंस की या फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, या हमसाई ममालिक के साथ ताल्लुकात पे बात करते हैं और वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आए बैठ के बात करें, वो कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। तो एनआरओ कौन दे रहे हैं? एनआरओ आपसे अवाम ने आटा मांगा है, चीनी मांगा है, आपसे बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए दवाई मांगी, वो आप नहीं देते हैं। और अगर हम मुल्क के लिए इदारों के लिए बात करते तो आप कह रहे हैं एनआरओ मांग रहे। ठीक हो गया। हम समझते हैं मंसूर भाई कि इस वक्त पार्लिमानी रिवायात ये हैं, इस वक्त आपके अफगानिस्तान के हालात जो बन रहे हैं, इश्यूज नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, प्राइम मिनिस्टर की एक मॉरल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो एनआरओ को, वो चोर को ये छोड़ दे, अवाम को डिलीवर करने के लिए और इदारों को मजबूत बनाने के लिए अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम करना पड़ेगा। ओके, ये दो चीजें हैं। बहरामंद भाई, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, मुझे ये 2 चीजें हैं। चीमा साहब, 2 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, आज भी इवन खान साहब जब वहां पर अभी प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले वहां स्पीच कर रहे थे, उन्होंने एनआरओ का जिक्र किया। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल में, जो आप तीनों एटलीस्ट इसकी बाइंग है कि आपको और ऑपोजिशन को, हुकूमत और ऑपोजिशन को साथ बैठकर ही वे फॉरवर्ड निकालना है। इसके ऊपर आप लोग क्या समझते हैं, कैसे चीजें चलेंगी? स्टार्टिंग फ्रॉम चीमा साहब जी। देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें ये जो बात की, गरीबों की बात की जी, गरीबों का हवाले से जरूर बात होनी चाहिए। देखें, आप कह लें कि हम सिर्फ आटा, गंदम और गन्ना जी, 2 चीजों की कीमत तय करती है गवर्नमेंट, बाकी तमाम चीजें फ्री है। ठीक है, हमारे दौर में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी यही था। हाँ जी, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें इंटरनेशनल रेट पे चलती हैं। अच्छा, हमारे पास ये है कि हम आप कह लें कि जो गरीब तबकात हैं, जिनकी इनकम थोड़ी है, जो बेरोजगार हैं, जिनके घर में कमाने वाला नहीं है, उन तबकात को इस काबिल करें कि वो आप कह लें कि वो एक मुनासिब बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। ठीक। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में 256 अरब रुपए का एहसास उन्होंने रखा। ये होता था 40 अरब, 60 अरब, 70 अरब, 80 अरब का। 80 अरब की बजाय 256 अरब का ये चला गया। दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब के दौर में जो आप कह लें कि जो सब्सिडी थी 260 अरब रुपए की। हमने तारीख में पहली बार 680 अरब की सब्सिडी दी है।
इस सब्सिडी का मतलब ये है कि जो गरीब तबकात है उनको बिजली का बिल कम आए, उनको आपके लिए खाना सस्ता मिले, उनको यूटिलिटी स्टोर जो उनको सपोर्ट करे, अच्छा उनकी बाकी चीजें हम सस्ती कर सकें। 680 अरब एक और 256 अरब एक, ये आप कह लें कि आपके हैव नॉट्स जो हैं, जो तबका डिजर्व करते हैं, वो उनके लिए आप कह रहे छत की बात हो, वो उनके लिए मकान की बात हो, वो उनके लिए कर्जे की बात हो, वो उनके लिए पनाहगाह की बात हो, ये सारी बातों पे हमें फख्र है। ये हमारे लिए ताना नहीं है। उन्होंने कहा कि टैक्स इससे बेहतर था फैक्ट्री लगा लेते। भाई हमने आपकी फैक्ट्रियों को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में जो सब्सिडी दी गई 9 साल में वो थी 66 अरब, ठीक है, हमने दी 3 साल में 115 अरब। हमने फैक्ट्रियों को भी सपोर्ट ज्यादा किया, इसीलिए इस मुल्क में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हुई, सीमेंट का सेक्टर इंप्रूव हुआ, यहाँ लोहे का सेक्टर इंप्रूव हुआ, टेक्सटाइल का सेक्टर इंप्रूव हुआ और गरीबों को सपोर्ट ज्यादा मिली। हमारी परफॉर्मेंस आपसे कहीं ज्यादा है। दूसरी बात आप कह लें कि मेरे भाई कह रहे थे कि हमने हमारा काम है कि इनको साथ बिठाएं, बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन ये है कि तारीख में बता दें कि हमेशा असेंबली में झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वजीर आजम की तकरीर किसी ने ध्यान से ना सुनी। बिल्कुल ठीक, वजीर आजम को तकरीर इश्यूज हैं, बिल्कुल चीमा साहब, बिल्कुल आई एग्री। चीमा साहब है, चीमा साहब सॉरी मेरे पास टाइम बिल्कुल कम हो गया जी। प्राइम मिनिस्टर को पहली बार स्पीच नहीं करने दी गई। भाई अगर आप उन्हें सिलेक्टेड कहेंगे तो हम आपको क्या क्या समझें कि जनाब आप मैंडेट लेके आए हैं। ठीक, जमशेद इकबाल चीमा साहब लेके आए हैं, पॉइंट आ गया जी। जमशेद इकबाल चीमा साहब बहुत शुक्रिया, शाइस्ता परवेज मलिक साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर बैरामन तंगी साहब बहुत शुक्रिया जी, आप सबका ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। ज़रूर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पंजाब असेंबली में मेंबर्स इस्तेहकाक बिल का मामला खतरे की घंटी बजने लगी। अब होगा पंजाब असेंबली का ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ खौफनाक इक़दाम। पंजाब असेंबली ने ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालने का बिल मंजूर करके समरी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को भिजवा दी है। अब ब्यूरोक्रेट सज़ा भुगतेंगे और इनकी गलती का फैसला, जी हाँ, उनकी गलती का फैसला पंजाब असेंबली करेगी। गुज़िश्ता दिनों पंजाब असेंबली से मंजूर कराया गया मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल एजेंडा से हटकर ऐवान में लाया गया। मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहकाक बिल पीपल्स पार्टी के रुकन ने पेश किया। इस बिल से पंजाब असेंबली को अदालती इख्तियारात मिल जाएंगे। पंजाब असेंबली में मौजूद तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर होने की बेहतरीन मिसाल ये है कि बिल असेंबली में बग़ैर बहस मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ एक पेज पर फ़ौरन ही आ गए। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सज़ा और जज़ा के इख्तियारात तो अदालत के हैं और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात वज़ीर आला पंजाब यानी कि उस्मान बुज़दार के हैं, मगर लगता यूँ है कि पंजाब असेंबली अब अदालत और वज़ीर आला पंजाब दोनों बनना चाह रही है। मेरे ख्याल में आज सियासत और नज़रिया एक ऐसे मकाम पर आ गया है कि अब जो भी फैसला होगा तारीख इसे हमेशा याद रखेगी। या तो निज़ाम वाकई ही ताकतवर के घर की चौखट पर पड़ा होगा या फिर आइन की बालादस्ती होगी। क्या गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस बिल को मंजूर करने से पहले ये सोचेंगे कि आगे चलकर ब्यूरोक्रेट नहीं बल्कि इस निज़ाम की पोजीशन कितनी बदशक्ल और मफलूज हो जाएगी और इसके क्या मनफी असरात सामने आएंगे। असेंबली का काम कानून साजी है और कानून पर अमल दरामद कराना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जहां कानून की खिलाफ वर्जी होती है वहां अदालत हरकत में आती है और सही गलत का फैसला इंसाफ पर करती है। लेकिन पंजाब असेंबली का इस बिल को पास कराना पूरे निज़ाम के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि ऐवान में बैठने वाले ये लोग कौन हैं, आप लोग कहां से आए हैं। याद रखें, इक़्तिदार की हवस को हमेशा भयानक अंजाम ही होता है। जहां पर भी हम इक़्तिदार की हवस देखते हैं उसका अंजाम हमने हमेशा भयानक ही देखा है। कभी इतनी मेहनत पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की होती तो मुल्क आज इस नहज पर ना होता। खुदारा अपनी सिमत को दुरुस्त करें और इस 22 करोड़ अवाम का सोचें जो आप पर एतमाद कर कर आज तबाह हाल हैं।
अपनी सोच को बदलें, इस तर्ज हुक्मरानी को बदलें, वरना आपका नाम लेने वाला भी नहीं होगा। मेरी अर्ज़ होगी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से कि खुदारा इस बिल पर हरगिज़ दस्तखत ना करें। इस निज़ाम को जो अनासर तबाह करना चाहते हैं उनके हाथ मजबूत नहीं करने बल्कि उनके हाथ तोड़ने की ज़रूरत है। आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला करेंगे चौधरी मोहम्मद सरवर, और देखना ये है कि चौधरी मोहम्मद सरवर अपने आप को, इस सियासत को किस तरह रेट करते हैं। तारीख़ लिखी जाएगी कि आज क्या कानून की हुक्मरानी है, क्या आइन की हुक्मरानी है, या वाकई आइन को चौखट की लौंडी बनाने का मामला दुरुस्त साबित होगा। इस पे क्या फ़ैसला आता है, इस पे चीज़ें आगे कैसे चलेंगी, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिस तरह पहले बताई, इंडिविजुअल्स ने मुल्क को नहीं चलाना, रियासत को मजबूत करना है। और रियासत को मजबूत करने के लिए एक दफ़ा पहले भी इसी तरह शब खून मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन अगर तमाम तर जो जुडिशरी के इख्तियारात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात हैं, अगर आप ख़ुद जज और ज्यूरी बन जाएंगे तो इसका रिज़ल्ट पूरी कौम के लिए और बिलखसूस इस मुल्क के लिए बहुत ख़राब होगा। इस मुल्क को अगर आगे लेकर जाना है, इस मुल्क को अगर तरक्की देनी है, तो लॉ को बिल्कुल उसी तरह चलाएं जिस तरह चलाने की ज़रूरत है। अगर कोई एक डिवीज़न दूसरे डिवीज़न के अंदर इंटरफेयर करेगी तो उसका रिज़ल्ट हमेशा की तरह बुरा ही आएगा। फैसला आज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने करना है। एक तरफ पंजाब असेंबली है और एक तरफ सच है। देखना यह है कि चौधरी मोहम्मद सरवर किसके साथ खड़े होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते ज़िंदगी आपसे कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।